Good morning. Good morning, sir. I am very happy to see you people, Thank you, sir. my students and my colleagues. We are speaking from the platform of Ranavari Cassette. Is that right or not? Yes, sir. And my topic today is why Socrates was Condemned to condemned to death. death. Why Socrates? Sॉक्रेटिस इतना बड़ा जबरदस्त फिलोसफर माना जाता है कि आजकल भी सॉक्रेटिस के ऊपर डिस्कशंस होते हैं. Even today we talk of Socrates. Even today we talk of Socratic methods. Even today we think that philosophy has been influenced by Socrates. Plato को कहते हैं father of philosophy, मगर Plato was inspired by Socrates. अच्छा, Socrates कहते हैं ये बहुत ही ugly था. He is considered to have been a very ugly man. Or Socrates is considered to have been very dirty also. He never changed his clothes. Socrates never took any job, though he had a family. Achha, he never took food regularly because he had no earning to take food regularly. So his students would feed him. Yet he was able to attract the cream of the youth towards his dialogues, towards his discussions. He was trying to. He would be in the streets of Athens, where young men would be found mostly, and he would sit with them in some corner and then talk. And his talk was so influential that Plato also got into his trap. And Plato, which is considered to be the father of philosophy, is telling us about Socrates as a very wise man. अब देखिए, आपकी मजे की बात तो ये है कि ये मुझे नहीं पता है ये सच है कि ना, मगर मुझे लगता है सॉक्रेटिस ने इतना पता है, सॉक्रेटिस ने कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा है. पता नहीं वो पढ़ा लिखा भी था कि नहीं था, बट देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट लेफ्ट बाय सॉक्रेटिस फॉर अस. जो कोई कुछ हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो प्लेटो के जरिए जानते हैं. प्लेटो ने डायलॉग्स विद सॉक्रेटिस रिकॉर्ड किए हैं और उसमें प्लेटो सवाल पूछता है, सॉक्रेटिस जवाब देता है. तो ये डायलॉग है ना, दो तरफा डायलॉग है, ये रिकॉर्ड हो गया. उसी से हमें पता चलता है सोक्रेटिस की पर्सनैलिटी क्या है. अब हम ये कहते हैं अगर सोक्रेटिस इतना इंपॉर्टेंट था, इतना देखो ना, हु हैज अफेक्टेड सो मेनी जनरेशंस दैट ही इज स्टिल अलाइव इन आवर थॉट्स, तो फिर उसको व्हाई वाज ही कंडेम्ड टू डेथ? ही वाज एन एसेट टू द सोसाइटी. ये एथेनियन था. And such a smart man, such an intelligent man, he should not have been condemned to death. अब जब हम देखते हैं उसको पार्लियामेंट ऑफ एथेंस ने क्यों कंडेम किया, तो उसके रीजंस थे, और वो रीजन जो रिकॉर्ड हुए हैं वो मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ. कहते हैं कि जिस वक्त सॉक्रेटिस कुछ नहीं अपनी तरफ से देता था. He never gave his own opinion about anything, but he only trained people to think and think logically. अगर मान लीजिए आप उसको कहते हैं, वो कहेगा आपको व्हाट आर यू, आप कहते हैं आई एम अ मैथमेटिशियन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स मीन द साइंस ऑफ नंबर्स. वो कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय नंबर्स? फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको उस जगह पर पहुंचाता था जहां आप जवाब नहीं दे सकते थे. कहता अगर इसका जवाब नहीं दिया तो फिर आपको पता ही नहीं आप क्या है. इस तरह से वो सबों को कन्विंस करता, आपको कुछ नहीं पता है. अपर हैंड अपना रहता था. ये क्वेश्चन फेथ पर भी उठाता था. देखो ना, ग्रीक में बहुत से गॉड्स थे. आपको पता है ये जो आपकी बुत परस्ती है यहाँ पर, वो ग्रीक से आई है. हम आर्यंस थे, हम नेचर वर्शिपर्स थे. हम पहाड़ों को पूजते थे, हम आसमान को पूजते थे, जमीन को पूजते थे, वाटर को पूजते थे, हवा को पूजते थे. तमाम लाइफ गिविंग सोर्सेज जो है, रिसोर्स है, उनको पूजते थे, जिसका आजकल एनवायरमेंट कहते हैं. तो कॉमन मैन को जब हम एनवायरमेंट को पूछेंगे, कॉमन मैन कोशिश करता है एनवायरमेंट को डैमेज न करे. अब चूंकि अगर सीधा हम कहेंगे कॉमन मैन को दरख्त मत काटो, तो वो नहीं मानेगा. अगर उसको कहेंगे यार दरख्त काटना गुनाह है, तो हट जाता है. अगर कॉमन मैन पानी को पोल्यूट करेगा, हम कहेंगे ये गलत है, नहीं मानेगा. जब हम कहेंगे पानी को पोल्यूट करना गुनाह है, वो हटता है. गायों को खाते थे पूरी फ्रीली. जब गायें एक्सीडेंट हो गई तो कृष्ण भगवान ने गायों को पूजा करनी शुरू की. अगर वो सीधा कहता है, जैसे आजकल लॉज कहते हैं ना, पास टाइगर को मारना, ये तो वो नहीं मानते. देखो टाइगर के अगेंस्ट लॉज हैं टाइगर के लिए, लेकिन चुपके चुपके से लोग किलिंग करते हैं. मगर एक हिंदू चुपके चुपके गाय को नहीं मारता है कि नहीं? क्योंकि उसको रिलीजियस टैबू है ना, कि भाई गाय को नहीं मारना है.
तो इस तरह से जो है आर्य 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 समाज जो था वो लोगों को गुनाह के हिसाब से ही प्रोटेक्ट करवाता था एनवायरमेंट को, ठीक है कि? तो इस तरह से मतलब एक किस्म की फेथ थी, ये गुनाह है। जब ये फेथ थी, गुनाह है, तभी वो पीछे रहते थे। इसी तरह से हर एक समाज में कुछ ना कुछ फेथ बिल्टअप करनी पड़ती है ताकि लोग जो है वो डिसिप्लिन में रहें। जैसे एक फिलोसोफर कहता है, एक साइंटिस्ट कहता है कि अगर खुदा का कंसेप्ट न भी होता, हमने खुदा का कंसेप्ट बनाना जरूरी था समाज को डिसिप्लिन रखने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि वो नहीं कहता है कि डेट खुदा है, न कहता है खुदा नहीं है, वो कहता है अगर खुदा न भी होता तो हमने खुदा को लाना था, ऐसे एक कॉन्सेप्ट को लाना था ताकि उस कॉन्सेप्ट के जरिए लोग जो है वो डिसिप्लिन हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कहते थे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, गॉड इज ओमनिशेंट, वो सब कुछ जानता है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इससे समाज जो है डिसिप्लिन में रहता है। जैसे आप कोई गुनाह करते हैं चुपके चुपके, फिर कहते नहीं यार खुदा देख रहा है, गुनाह से हट के। कितना इम्पोर्टेंट पड़ गया। मैं छोटा था, रास्ते में एक पैसा पड़ा था, मैंने दाई बाई देखा तो पैसा कोई देख तो नहीं रहा है, मैंने अब पैसा उठाना शुरू किया, मैंने ऊपर से खुदा देख रहा है, पैसे को भी रखा। तो ऐसा तस्वुर जो है, सच है या झूठ है हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा तस्वुर बनने से क्या होता है कि डैट लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक डिसिप्लिन करे। अब जो ये सोक्रेटिस था, ये जवानों को मसलन कहाँ जाना है, मैंने पूजा करने, पूजा क्या होती है ये किस्म के सवाल जो पूछता था, वो सोचता था यार पूजा क्या है, मैं क्यों जाऊंगा पूजा। डाउट, ही वाज क्रिएटिंग डाउट्स इन पीपल। जब देखो फेथ में डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, फेथ में डाउट की कहते हैं फेथ मूव्स माउंटेन्स, तो वहां डाउट थोड़ी, अगर डाउट के साथ आप फेथ करेंगे तो वो तो फेथ है ही नहीं। ये इसको क्या कहते हैं, जीसस कहता है कि knock the door with faith, it shall open. Yes, sir. Knock the door with faith, it shall open. जब हम बहुत गमगीन होते हैं तो हम खुदा को एक खास फेथ के साथ दुआ करते हैं, खुदा हमें बचाओ, है कि नहीं? तो फेथ का वैल्यू होता है जब उसमें डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो वो फेथ है नहीं। तो ये जो बच्चे थे, ये जब अपने घरों में जाते थे, ये अपने पेरेंट्स के हिसाब से सवाल पूछते थे, भाई आप क्यों पूजा करते हो, आप क्यों उस गॉड को मानते हो, ये गॉड क्या होता है, इसी किस्म के सवाल जो वो अपने पेरेंट को पूछने लगे। कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। बड़ी मेहनत से हमने एक समाज बनाया है जिसमें समाज में एक डिसिप्लिन है, और ये तो उसी फेथ, जिस फेथ के जरिए हमने बिल्टअप किया है, उसी फेथ को ये शेक कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी इसको तो कंडम टू डेथ करना ही करना है। दूसरा क्या था, एक और बड़ी बात, वो बड़ी बात ये थी, उस वक्त एथेंस में डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी में क्या होता था, मतलब 4 लाख एथेंस की पॉपुलेशन थी, जिसमें 2.5 लाख तो स्लेव थे, 1.5 लाख सिटीजन थे। और पार्लियामेंट कैसा होता था, अल्फाबेटिकली हजार लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, अल्फाबेटिकली। अब समझते अल्फाबेटिकली क्या होता है। तो फिर रोटेशन होती थी, मतलब ए से डी तक अगर 1000 आ गए या जो भी नंबर था, उसके बाद ई से शुरू होती, तो वो वोटिंग उनको करने होते थे। तो सोक्रेटिस कहता था क्या ये बॉडी सचमुच ही डिसीजन लेने के काबिल है, इज इट अ बॉडी फिट टू डिसाइड, फिट टू टेक डिसीजंस ऑफ अ कंट्री। तो वो कहता है क्या विजडम नंबर्स में है, मतलब यहां से 10 आदमी है, उधर से एक्सपर्ट है, हम 10 आदमी की सुनेंगे कि एक्सपर्ट की सुनेंगे, एक्सपर्ट की सुनेंगे, वो एक ही है, मगर उनकी डेमोक्रेसी ऐसी थी जो 10 आदमी कहेंगे वही करो है ना। तो ये तो दिस इज नॉट द राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो प्रपोज करता था वाइज मैन ऑफ द सोसाइटी को पिकअप करो एंड लेट देम रन द गवर्नमेंट, जिसको आजकल हम कहते हैं, उसको नहीं हम ओलिगार्की देखो ना, एक है मोनार्की जब बादशाह हुकूमत करता है, फिर है डिक्टेटरशिप, एक आदमी डिक्टेटर बनता है, फिर है डेमोक्रेसी जब सारे लोग हुकूमत करने लगते हैं, फिर है ओलिगार्की
ओलिगार्की होता है जहां ग्रुप ऑफ पीपल रूल द कंट्री, उसको ओलिगार्की। जाहिर है दे शुड बी वाइज, मगर सॉक्रेटिस कहता था दे शुड बी डिसाइडेडली वाइज, दे शुड नॉट ओनली बी वाइज, दे शुड बी डिसाइडेडली वाइज टू रन द कंट्री। अब देखो इसका इन्फ्लुएंस हो गया हमारी डेमोक्रेसी में। जिस वक्त आपको पता है पहले होता था पार्लियामेंट, अब है दो, पार्लियामेंट के दो हिस्से, एक है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा होता है चुने चुने लोग, और लोकसभा में आम लोग होते हैं जो कि आम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक्सपर्ट कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशंस करती है, फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर डिलिब्रेशन करती है, फिर कोई भी प्रपोजल है जो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। तो सॉक्रेटिस का ये आइडिया कि वाइज पीपल शुड बी मेड टू रन द गवर्नमेंट, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। डेमोक्रेसी में एक और चेंज भी आ गया। पहले था डेमोक्रेसी मेजोरिटीज, दैट मीन जो मेजोरिटी डिसीजन लेंगे, जैसे ना वो 1000 लेते थे तो वही होगा। फिर आया नहीं, ये गलत है, बिकॉज इसमें माइनॉरिटी नहीं, इसमें माइनॉरिटी क्रश होती है, माइनॉरिटी इग्नोर होती है। फिर हो गया गुड ऑफ द मेजोरिटी विथ प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी। महात्मा गांधी ने कहा था कि सर्वोदय, डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ द मेजोरिटी, डेमोक्रेसी इज द रूल वेयर ऑल आर टेकन केयर ऑफ। तो फिर आया प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है और आगे चलना है, माइनॉरिटी को साथ ले जाना है। तो काफी थिंकिंग में चेंजेस आ गए, मगर द कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट शुड बी रन बाय वाइज पीपल, ये सॉक्रेटिस बेचारा अपना बोलता गया, हालांकि वो खुद कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन ये चीज बताई और कहा द वे द डेमोक्रेसी इज रन इन एथेंस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द राइट वे, इसमें नंबर्स आर गिविंग डिसीजन व्हिच शुड बी गिवन बाय द वाइज पीपल, बिकॉज दैट ही वाज गोइंग अगेंस्ट द करंट ऑर्डर। करंट ऑर्डर वही डेमोक्रेसी का था। उन्होंने कहा he is corrupting the young against democracy, whereas he was not corrupting the young against democracy, he was saying what is the right form of the government. So obviously it was going against the concept of democracy then. उन्होंने कहा जी ये तो he deserves to be condemned, ये तो हमारी ये तो डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। अच्छा, और सुनो एक और बात, वो ये थी कि नेचुरली प्लेटो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉक्रेटिस। तो प्लेटो कहता था, जिसने अपने रिपब्लिक में दिया, उसने कहा जो गार्डियंस होते हैं वो फकीर होने चाहिए, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो रूलर्स थे उनके लिए, ये रूलर्स के लिए जरा एक्सेप्टेबल नहीं था। आपको बताएं जिस वक्त साइरिकुस, पता है साइरिकुस एक जगह है जो कि सिसिली के ईस्ट में है, और साइरिकुस में हमारा आर्किमिडीज भी पैदा हुआ, तो ये ग्रीक कल्चर के अंदर थी। तो उसके ईस्ट में एक आइलैंड है ये साइरिकुस, जिसके सिसिली के ईस्ट में। तो वहां पर एक बादशाह था, उसने प्लेटो को बुलाया, कहते जी अच्छा तुम मुझे एडवाइस करो हाउ टू रन द गवर्नमेंट। प्लेटो ने कहा जी यू हैव टू बिकम अ फिलोसफर किंग एंड यू हैव टू बी अ रेक्लूस किंग, आपका अपना इंटरेस्ट कोई हो ही नहीं, और जो आपके मिनिस्टर्स है वो भी ऐसे ही होने चाहिए। उसने कहा यार तो ये तो बिल्कुल गलत आइडिया है, इसका मतलब हमारी बादशाही गई, हम किस लिए बादशाही करते हैं, हमारी ठाट बाट गई, हमारा पावर गया, हमारा सब कुछ गया, तो हम क्या फकीर रहना है। उसने कहा जी इसको कंडेम प्लेटो टू डेथ। तो फिर उसको बीच में कुछ स्टूडेंट्स वहां थे प्लेटो के, उन्होंने कहा यार आप क्या कर रहे हैं, ये तो ही इज अ वेरी वाइज मैन, तो अच्छा कंडेम यू टू स्लेवरी। फिर एक स्टूडेंट ने उसको खरीद लिया बादशाह से, उसको कहा जाओ। तो ऐसे आइडियाज रेडिकल लगते थे, तो नेचुरली ये आइडिया भी प्लेटो को सॉक्रेटिस से ही थोड़ा थोड़ा मिला होगा। तो उन्होंने कहा यार ये तो ऐसे आइडियाज दे रहा है जो कि हमारी डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, हमारी आस्था के भी खिलाफ है, और हमारे वजूद के भी खिलाफ है। इसको तो बिल्कुल ही कंडेम, इसको डेथ को कंडेम करना ही चाहिए। तो नेचुरली जिस वक्त पार्लियामेंट में फैसला हुआ, उन्होंने कहा he is condemned to death and he is ordered to die by drinking hemlock. मगर इम्पोर्टेंट बात जो है हमने सोचनी ये है कि ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स हर समय लोगों की आस्थाएं रही हैं, ठीक रही या बुरी रही हैं, तो आस्थाएं रही हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में रिफॉर्मर्स उठते हैं, और अगर उनको लगता है ये आस्था इज नॉट प्रॉपरली बेस्ड, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो वो रिफॉर्मेशन करते हैं।
वो उसके अगेंस्ट उठते हैं, लेकिन तब तक वो कामयाब नहीं होंगे जितनी देर तो वो सब लोगों को न समझाएं। अगर वो समझते नहीं तो फिर कानून लाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक लोगों को एक सती प्रथा थी हिंदुस्तान में। सती प्रथा ये थी कि डैड जब आदमी मरता है तो औरत को उसके साथ मरना चाहिए ताकि वो जाके उसको वहां ज्वाइन करे। औरत भी कहती है मैं क्या करूंगी अपने हस्बैंड के बगैर। औरत को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि उसकी लाइफ खाली अपने हस्बैंड के लिए है, उसके बगैर बिल्कुल जीरो है। तो वो कहती थी मैं क्या करूंगी, मैं तो और मैं हस्बैंड के बगैर थोड़ी रह सकती हूँ। जिस वक्त रंजीत सिंह मर गया उसकी बीवियां जो थी ना उनमें से बहुत सी सीधा चिता में जम कर गई आफ्टर देयर ओन। तो ये आस्था थी उनकी। फिर राममोहन रॉय उठा, उसने कहा ये तो गलत आस्था है। लोग न माने क्योंकि आस्था में जबरदस्त जोर होता है। तो फिर अंग्रेजों ने ऑर्डर निकला एंटी सती एक्ट कि जिस घर में कोई भी सती करेगा उस आदमी को और इर्द गिर्द जितने मकान हैं उनको फांसी दी जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली सती खत्म हो गई। पहले जमाने में क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, अगर एक बहू, अब सारी औरतें थोड़ी मरना चाहती थी, कुछ औरतें हिस्टेट करती थी, या अगर वो हिस्टेट नहीं करती थी तो उसके घर वाले, उसका ससुर, उसके देवर, उसके वो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसको प्यार करते थे, उनका जो वो उसको जलाने से बचाते थे। लेकिन मोहल्ले वाले आते थे, कहते हमारी बहू क्या सीखेगी, उसको चलाओ, उसको पकड़ के जलाते थे। तो लेकिन जब कानून बना तो ये खत्म हो गया। फिर ये आस्था फिर भी बनी रही, चोरी चोरी औरतें अपने आप को जलाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कानून के डर से और माइंड में चेंज आने से खत्म हो गया। पॉइंट ये है कि अगर आस्था राइटली बेस्ड है तो ठीक है, अगर ये रॉन्गली बेस्ड है तो इसको चेंज करने के लिए रिफॉर्मर्स उठते हैं। तो सो ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, वो नहीं कहता था कि आप फेथ को फॉलो करो या ना करो, वो कहता आप फेथ को एनालाइज करो। अब बताओ भाई, फेथ थोड़ी एनालाइज हो सकती है क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जो ब्लाइंड होती है। लेकिन फिर भी रिफॉर्मर्स उठते हैं तो वो देखते हैं ये फिर जैसे चाइल्ड मैरिज, उसका रिफॉर्मेशन हुआ। सोशल प्रैक्टिसेस जो आस्थाओं पर बिल्ट अप होती हैं उनको चेंज करने के लिए रिफॉर्मर्स उठते हैं। जैसे आर्य समाज में उठा स्वामी दयानंद, उसने कहा जी ये बुत परस्ती करते हैं लोग, बुत परस्ती गलत है। तो उसने इसके लिए अभियान उठाया, तो एक नया समाज बना जिसको आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बेसिकली आर्यंस थे, हम बुत को नहीं परसते थे, ये प्रथा हमको बाद में आई। तो मगर फिर भी आम लोग तो बुत परस्त करते हैं हिंदू, लेकिन उसने कोशिश की। तो इस तरह से जो है कि रेवोल्यूशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, समाज के जो तौर तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं, मगर एकदम ही सब बदलाना चाहोगे तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, मतलब उन्होंने जब देखा कि हमारे समाज के ढांचे को एकदम, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू एनालाइज एवरीथिंग ऑन द टचस्टोन ऑफ लॉजिक, उन्होंने कहा ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपको पता है हमारी आस्था है बड़ों को इज्जत करना है, छोटों को प्यार करना है, ये वैल्यू सिस्टम है ना। अब वो वैल्यू सिस्टम के ऊपर भी जब लॉजिक लगाना शुरू करे तो वो वैल्यू सिस्टम भी शेप होने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी फाइनली सोक्रेटिस मस्ट बी कंडेम्ड टू डेथ। ही इज राइट। थैंक यू।